जी हाँ, पराक्रम पर्व आज देश हित में आपके साथ मनाने का वक्त है, क्योंकि आज पराक्रम का गुरुवार है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। भारत पराक्रम का गुरु है और भारत ने अपने दुश्मनों पर प्रचंड वार किया है। देश के लिए गर्व करने वाली दो तस्वीरों से देश हित की शुरुआत करने जा रहे हैं। अंबाला में आज 5 रफाल लड़ाकू विमानों का राज तिलक हुआ। भारतीय वायुसेना में रफाल लड़ाकू विमान शामिल हुए। फॉर्मल इंडक्शन, ये पूरी खबर आपको बस थोड़ी देर में आगे दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले एलएसी के पास, बहुत ध्यान से सुनिएगा आज की सबसे बड़ी खबर। एलएसी के पास पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। आज आपको जानकर अपनी सेना पर गर्व होगा कि फिंगर 4 की हर ऊंची चोटी पर हमारे शूरवीरों ने तिरंगा फहरा दिया है। चोटी पर भारत, तिरंगा ऑन टॉप। भारतीय सेना की इस कामयाबी से चीन की नींद उड़ गई। Pilots were thereafter carry out a minimum radius turn with an area just smaller than a hockey field. चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपने सैनिकों पर घमंड बहुत था। भारतीय शूरवीरों ने चीन का ये घमंड चूर चूर कर दिया। लद्दाख में चीन के सैनिक फिर डरे हिंदुस्तान से। फिंगर 4 की हर ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराया शान से। जी न्यूज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव में हमारी ये खबर आपको अपनी सेना पर गर्व करने का मौका देगी। आपको समझ में आएगा कि एलएसी पर कैसे हमारी सेना चीन की सेना का गुरूर हर बार चकनाचूर कर देती है। बड़ी खबर यह है कि पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे यानी फिंगर एरिया में अब भारतीय सैनिकों की तैनाती यहां की महत्वपूर्ण चोटियों पर हो चुकी है। चीनी सैनिक यहां पर फिंगर 4 की चोटी पर डटे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक अब भारतीय सेना ने यहां ऐसी पोजीशन पर नियंत्रण कर लिया है जहां से चीन के सैनिकों पर नजर रखी जा सकती है। यानी भारतीय सेना अब ऐसी ऊंचाई पर तैनात है जिससे फिंगर 4 पर मौजूद चीन की सेना को भी डर लग रहा है। अब भारत सेना ने फिंगर 3 के टॉप पर जाकर अपना कब्जा किया है और वहां से वो फिंगर 4 की टॉप को डोमिनेट कर सकता है। इसका मतलब यह है कि फिंगर 4 की टॉप पर जो उन्होंने डोमिनेशन की थी उस पर भी वो नाकामयाब हो रहे हैं। एलएसी से आई इस बड़ी खबर का विश्लेषण करें तो कुछ बातें एकदम साफ है। जी न्यूज ने आपको ये जानकारी सबसे पहले दी थी कि 7 सितंबर और 8 सितंबर को 2 बार चीन के सैनिकों ने पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर स्थित मुखपरी की चोटी में घुसपैठ की नाकाम कोशिश की थी। भारतीय सेना ने इसके बाद पैंगोंग झील के उत्तरी इलाके में चीन को मुंहतोड़ जवाब देने का प्लान बनाया। उत्तरी किनारे पर चीन को घेरने के लिए ही फिंगर 4 पर चीन के करीब तैनाती बढ़ा दी। यानी खबर का मतलब ये निकला कि भारत ने पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे और उत्तरी किनारे दोनों तरफ चीन की घेरेबंदी को तेज कर दिया है। जो हमारी टैक्टिक्स है, जो हमारी स्ट्रैटेजी नजर आ रही है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि भारत अक्सर चीन को ले सकता है अगर उसका वो डिसीजन लेता है। लेकिन इसका काम तभी मुकम्मल हो सकेगा जब इसकी हम तैयारी पूरी कर लेंगे। दक्षिणी किनारे पर भारतीय सेना पहले से ही ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, मुखपरी जैसी ऊंची चोटियों पर मौजूद है और अब भारतीय सेना पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर मौजूद फिंगर 4 एरिया में भी चीन के ऊपर जा बैठी है। यानी चीन अब यहां से बचकर जा नहीं सकता। सिद्धांत सिब्बल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, जब हम माउंटेन वॉरफेयर की बात करते हैं जिसमें डिफिकल्ट टेरेन मतलब पहाड़ों की लड़ाई होती है, तो जो ऊंचाई पर होता है हमेशा उसको फायदा होता है। और भारतीय सेना ने अब डोमिनेट करी है तमाम हाइट्स पर, तमाम ऊंचाइयों पर भारतीय सेना है। खबर उसका मतलब आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, खबर यह है कि पैंगोंग झील के पास कई चोटियों पर भारतीय सेना का कंट्रोल है, भारतीय सेना का कब्जा है, भारतीय सेना का नियंत्रण है। इसका मतलब यह हुआ कि लद्दाख में चीन के अतिक्रमण को यह भारत का करारा जवाब है। खबर यह है कि फिंगर 4 की कई चोटियों पर भारतीय सेना का नियंत्रण, मतलब यह कि चीन की सेना पर भारत रखेगा ऊंची चोटियों से नजर, डोमिनेट करेगा भारत। खबर यह है कि ब्लैक टॉप के बाद फिंगर 4 पर भारतीय सेना का यह नियंत्रण, ये आप समझिए, मतलब यह कि पैंगोंग झील के दोनों किनारों, दक्षिणी छोर ब्लैक टॉप, उत्तर और ये जो पश्चिमी छोर है यहां पर भी दोनों किनारों पर भारतीय सेना पहले से ज्यादा मजबूत। खबर यह कि पैंगोंग में चीन की सेना की अतिक्रमण की साजिश नाकाम। खबर यह कि बार बार पिट रहा है चीन,
घुसपैठ से बाज नहीं आ रहा, लेकिन अब कोर कमांडर स्तर की बातचीत होगी। अब तक ब्रिगेडियर कमांडर स्तर की बातचीत हो रही थी, अब कोर कमांडर स्तर की बातचीत होगी। चलिए अब आपको पराक्रम के गुरुवार में रफाल के राज तिलक की बड़ी खबर बताते हैं। तस्वीर अंबाला से आई है, 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। सुखोई, जगुआर, तेजस, रफाल, सारंग। अंबाला में आज भारतीय वायुसेना में 5 रफाल लड़ाकू विमान का इंडक्शन हुआ। 5 रफाल लड़ाकू विमान आन बान और शान से भारतीय वायुसेना में शामिल हुए। रफाल के अभिनंदन की तस्वीरें इंडक्शन सेरेमनी की है। रफाल को भारतीय वायुसेना में शामिल करने के दौरान सुखोई, जगुआर, तेजस और सारंग जैसे वायु योद्धाओं ने अपनी पराक्रमी उड़ान भरी। इस दौरान अंबाला एयरबेस का पूरा माहौल देशभक्ति और जोश से भरा हुआ था। जय हो की गूंज सुनाई दे रही थी। अंबाला में रफाल के राज तिलक की ये तस्वीरें चीन और पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफी है। अंबाला में रफाल की ये पराक्रमी उड़ान और रफाल की ये गगनभेदी गर्जना सुनकर दुश्मनों के होश गुम थे। रफाल युग के शुभारंभ से LAC से LOC तक देश के हर दुश्मन का ब्लड प्रेशर हाई था। भारतीय वायुसेना ने ऑनगोइंग ऑपरेशंस में जो तेजी और पैनापन दिखाया है, उसने निश्चित ही सभी पोटेंशियल एडवर्सरीज को हमारे देश के इरादे के बारे में एक स्पष्ट संदेश दे दिया है। फ्रांस से आए 5 रफाल फाइटर जेट को आज भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। 5 रफाल लड़ाकू विमान 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का हिस्सा बने। सबसे पहले रफाल विमान की सर्वधर्म संभाव पूजा की गई। अंबाला एयरबेस पर रफाल को वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। इसके बाद फ्लाई पास्ट का समय आया। रफाल ने आसमान में करीब 15 मिनट कलाबाजियां दिखाई। स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान और जगुआर एयरक्राफ्ट के साथ फ्लाई पास्ट में भी रफाल की शौर्यवादी उड़ान दिखी। इस दौरान भारतीय वायुसेना के सारंग हेलीकॉप्टर्स ने भी आकाश में अपनी शक्ति का एहसास कराया। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान को चेतावनी दी। इनका इंडक्शन पूरी दुनिया, खासकर हमारी संप्रभुता की ओर उठी निगाहों के लिए एक बड़ा और कड़ा संदेश है। हमारी सीमाओं पर जिस तरह का माहौल हाल के दिनों में बना है, या मैं सीधा कहूं कि बनाया गया है, उनके लिहाज से यह इंडक्शन बहुत ही अहम है। चीन और पाकिस्तान दोनों को यह समझ लेना चाहिए कि रफाल मतलब दुश्मनों का इतिहास भूगोल बदल देने वाला एक्शन प्लान, क्योंकि अंबाला एयरबेस से चीन पाकिस्तान की सीमा ज्यादा दूर नहीं है। अंबाला एयरबेस से पाकिस्तान का सरगोदा एयरबेस 450 किलोमीटर दूर है और अंबाला एयरबेस से चीन का गरगुंसा एयरबेस 375 किलोमीटर दूर। और रफाल की शक्ति तो ऐसी है कि वॉर मशीन को बॉर्डर पार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। LAC से LOC तक रफाल अपनी ही सीमा में रहते हुए दुश्मनों के ठिकानों का अंत कर देगा। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, अंबाला, हरियाणा। तो रफाल का राज तिलक हुआ, रफाल का फॉर्मल इंडक्शन हुआ। रफाल 5 रफाल शामिल हुए हैं अंबाला में भारतीय वायुसेना के बेड़े में और सर्वधर्म संभाव की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। राफेल को हमारे लिए मुबारक फरमा दे। हमारे रक्षा मंत्री को ताकत, हमारे 15 प्रधानमंत्री जी को ताकत, ऐसी इनायत फरमा, ऐसा हौसला अता फरमा कि पूरी दुनिया उनकी ताकत को माने, पूरी दुनिया उनकी सलाहियत को माने। मेरी दुआ है, बार बार दुआ है, अल्लाह हमारी ताकत को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और हमारे जवानों के अंदर वीर अब्दुल हमीद जैसा हौसला और उनके साथियों जैसा वाला हौसला अता फरमाए। व आखिरु दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रफाल की पूजा में एक भारत की झलक आज देखने को मिली। और रफाल की जब शस्त्र पूजा की गई थी तो तब नारियल और नींबू जब इस्तेमाल किया गया था, कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगी थी और आज ये तस्वीरें उनके लिए दिखाना बहुत जरूरी था। देखिए, चीन का दावा है कि उसका J-20 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, लड़ाकू विमान है, 5th जनरेशन का J-20, जबकि इस दावे पर पूर्व वायुसेना प्रमुख BS धनोआ सवाल उठा चुके हैं। अब अगर J-20 की रफाल से तुलना करें, आप जरूर समझना चाहेंगे कि हमारे पास रफाल, चीन के पास J-20, तुलना अगर करें तो रफाल विकराल और J-20 चाइना का माल, चाइना का नकली माल। कैसे, समझिए। देखिए, रफाल दरअसल 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, जबकि चीन का दावा है कि J-20 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान है। रेंज के मामले में रफाल J-20 जो चीन का लड़ाकू विमान है उसके मुकाबले कहीं नहीं टिकता है।
रफाल की रेंज है 3700 किलोमीटर। रफाल की रेंज 3700 किलोमीटर, J-20 की रेंज 2100 किलोमीटर। स्पीड की बात करें तो यहां भी J-20 पीछे है। J-20 की टॉप स्पीड 2100 किलोमीटर प्रति घंटा, रफाल की ज्यादा है। टॉप स्पीड 2200 किलोमीटर प्रति घंटा। रफाल 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई छू सकता है। 1 मिनट में 60,000 फीट। J-20 1 मिनट में कम 59,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है, मतलब यहां पर भी पीछे। रफाल और J-20 में खासियत कॉमन है, दोनों में डबल इंजन है। लेकिन युद्ध अनुभव की अगर बात की जाए तो रफाल बहुत आगे है। रफाल के पास लीबिया, सीरिया, इराक में ताकत दिखाने का एक्सपीरियंस है, जबकि J-20 सिर्फ चीन की वॉर एक्सरसाइज का हिस्सा रहा है। चाइनीज माल आप समझिए। रफाल घातक स्कैल्प, मिटियोर, हैमर मिसाइल से लैस है, जबकि J-20 के पास सिर्फ PL-15 मिसाइल है। रफाल हल्का बहुत है, वजन भी सिर्फ 10,000 किलोग्राम है, जबकि J-20 का वजन जो है लगभग 2 गुना 19,400 किलोग्राम। तो अगर रफाल के जवाब अगर J-20 समझ रहा है चीन, तो उसका जवाब ये एनालिसिस था। देखिए, रफाल को 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज में शामिल किया गया। 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज में शामिल किया गया। युद्ध के मैदान में गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का सुनहरा इतिहास रहा है। आपको पता होना चाहिए कि 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज में शामिल, 5 रफाल। गोल्डन एरोज ने 2 युद्ध में पाकिस्तान को हराया, 1971, 1999। ये बड़ी जानकारी है, नोट कर लीजिए। 1971, 1999 में पाकिस्तान को धूल चटाई। कारगिल की जीत में अहम भूमिका, करगिल युद्ध में भटिंडा एयरबेस पर तैनात। इसके अलावा यही नहीं, करगिल में तो है, लांगेवाला की लड़ाई में पाकिस्तान को हराया था गोल्डन एरोज, 17 गोल्डन एरोज। 1961 में गोवा की आजादी में बड़ी भूमिका। 1 अक्टूबर 1951 को गोल्डन एरोज गठन किया गया। 1957 में हंटर एयरक्राफ्ट शामिल किए गए। 1957 में MiG-21 विमान स्क्वाड्रन में शामिल। 2016 में स्क्वाड्रन को रिटायर किया गया। रफाल विमान के लिए स्क्वाड्रन फिर से एक्टिव किया गया। देखिए, हमने आपको देशहित के प्रारंभ में शुरुआत में जानकारी दी थी कि भारत ने पैंगोंग लेक के उत्तरी इलाके में हर एक महत्वपूर्ण चोटी पर अब नियंत्रण कर लिया। LAC पर यह भारत का सामरिक पराक्रम है। पूर्वी लद्दाख में अब तक जहां चीन को खुद की शक्ति पर घमंड था, उसी इलाके में अब भारतीय सेना चीन के सैनिकों पर हावी है। दूसरी तरफ चीन के विरुद्ध भारत का कूटनीतिक पराक्रम भी जारी है। भारत ने एक बार फिर, आपको पता होना चाहिए, मॉस्को में चीन पर कूटनीतिक प्रहार किया है। अब से थोड़ी देर पहले मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो चुकी है। यह बैठक SCO समिट से अलग है और अभी भी चल रही है। 6:30 बजे के आसपास बताया गया बैठक शुरू हुई है। सूत्रों से संकेत मिल रहे हैं कि विदेश मंत्री S जयशंकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरह ही चीन को किसी भी तरह की छूट देने के मूड में नहीं है। रक्षा मंत्रियों की मुलाकात हुई, आज विदेश मंत्रियों की मुलाकात हो रही है। विदेश मंत्रालय ने बैठक से पहले बड़ी जानकारी दी कि विदेश मंत्री चीन के विदेश मंत्री के सामने LAC का मुद्दा उठाएंगे और बातचीत से शांति बहाली पर जोर दिया जाएगा। सामरिक पराक्रम, कूटनीतिक पराक्रम। EM will be meeting the Chinese foreign minister shortly, and where he will be discussing this issue. And once we have something on this, I will be updating you. As far as our position goes, you know that, as we have reiterated several times in the past, Indian side is committed to resolving the current situation on the India-China border through peaceful negotiations. और एक बड़ी खबर इस वक्त हमको मिल रही है। बड़ी खबर है, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की जो बैठक है वो शुरू है और बैठक इस वक्त चल रही है। मॉस्को में विदेश मंत्री S जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच बैठक जो है वो चल रही है। और ये देखिए, आपको याद होगा रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को में मिले थे SCO सम्मेलन में। जब चीन के रक्षा मंत्री की तरफ से वो बैठक हुई थी 5 तारीख को, आज 10 तारीख है। अभी 5 दिन पहले रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है, 5 दिन बाद विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है। आप जानते हैं सीमा पर तनाव बना हुआ है। चीन की तमाम अतिक्रमण वाली घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम हमारी सेना ग्राउंड पर कर रही है, लेकिन कूटनीतिक पराक्रम अपनी जगह, सामरिक पराक्रम अपनी जगह जो सीमा पर हमारी सेना का, लेकिन कूटनीतिक पराक्रम जहां आंख से आंख मिलाकर इस वक्त भारत बात कर रहा है। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक। और एक और बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, अब बताया जा रहा है कि कोर कमांडर लेवल की बातचीत होगी। अब यह बड़ी खबर है, आपको यह बड़ी खबर इस लिहाज से क्योंकि अब तक जो है वो ब्रिगेडियर कमांडर स्तर की बातचीत हो रही थी, ब्रिगेडियर लेवल टॉक्स हो रही थी अब तक, लेकिन अब
कोर कमांडर स्तर की चर्चा भी जल्द हो सकती है। क्या भारत में शुरू हो गया है कोरोना का दूसरा चरण? कोरोना से लड़ना जरूरी या कंगना से? देश में कंगना पर सवाल जरूरी या कोरोना पर? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। देश में कोरोना से हाहाकार, मरीज 44 लाख के पार। चौबीस घंटे में कोरोना के केस 95,000 के पार। ये देश हित की अपील है, कोरोना से डरिए, सावधान रहिए। जिस तरह महाराष्ट्र सरकार कंगना से लड़ाई में कोरोना पर लापरवाह हो गई, जिस तरह रिया चक्रवर्ती की कवरेज के लिए मीडिया अपनी जिम्मेदारी भूल गया, आप अपने और अपने परिवार के लिए अपनी जिम्मेदारी मत भूलिएगा। कोरोना से डरिए, देश हित में डरिए, क्योंकि भारत में संक्रमण काल हो चुका है और विकराल। नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और देश हित में सवाल सीधा सा कि महाराष्ट्र में कोरोना से लड़ाई जरूरी है या कंगना से? देश में कोरोना से लड़ाई के बीच आज ये सवाल इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि सिर्फ अगर महाराष्ट्र की बात करें तो पूरे देश के, और ये तथ्य आपको ध्यान से सुनना चाहिए, सिर्फ महाराष्ट्र में पूरे देश के 21% मरीज हैं। भारत के कुल मरीजों की संख्या की बात की जाए तो 44 लाख मरीज, 21% को अगर नंबर्स में तब्दील कर देंगे तो ये हो जाते हैं करीब 10 लाख मरीज। महाराष्ट्र में यानी ये 10 लाख मरीज है। यही हाल कोरोना से होने वाली मौत का है। लेकिन इस वक्त सोचिए जरा, महाराष्ट्र की प्राथमिकता कंगना है या कोरोना है? क्योंकि अगर महाराष्ट्र सरकार की प्राथमिकता कोरोना होता तो कंगना के एयरपोर्ट पहुंचने के वक्त आपको भीड़ दिखाई नहीं देती। वहीं जब बीएमसी कंगना का ऑफिस तोड़ने के लिए पहुंची तब भी आपको भीड़ नहीं दिखाई देती। या फिर यह चक्रवर्ती के इर्द गिर्द जो आपने तमाम कैमरे देखे तब भी आपको भीड़ दिखाई नहीं देती। लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। विनाश काले विपरीत बुद्धि, हाँ ये कहावत आज महाराष्ट्र सरकार के ऊपर बिल्कुल सही चरितार्थ हो रही है। महाराष्ट्र सरकार की तो भी बहुत ज्यादा खिल्ली उड़ रही है सब जगह। कोरोना तो संभल नहीं रहा, इसलिए कंगना जरूरी कर रहे हैं। भारत में एक नहीं, दो नहीं, तीन वैक्सीन उसके टेस्टिंग के अलग अलग चरण में है। मुंबई में कंगना के खिलाफ लड़ाई में कोरोना से लड़ाई कैसे पीछे छूट गई, ये उसी की 3 भयानक तस्वीरें हैं। जरा सोचिए, महाराष्ट्र सरकार की प्राथमिकता अगर कंगना के बजाय कोरोना होता तो मुंबई में न तो कंगना के समर्थन में इतनी भीड़ इकट्ठा होने दी जाती, न ही भीड़ इस तरह से कंगना का विरोध कर पाती, और न ही इस तरह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही होती। यदि महाराष्ट्र की सरकार जितना अपना ध्यान कंगना और जो ड्रग माफिया कार्टेल है उनको बचाने के प्रयास में दे रही है, यदि महाराष्ट्र की सरकार उसमें से आधा भी ध्यान कोरोना के हालात पर दे तो शायद जो आंकड़े महाराष्ट्र में बढ़ चुके हैं, जो 9.5 लाख के ऊपर मरीज हो चुके हैं और अभी भी 2.5 लाख से अधिक मरीज एक्टिव है, तो शायद ये बद से बदतर हालात नहीं होते। जरा सोचिए, अगर सरकार की प्राथमिकता कोरोना होता तो बीएमसी कंगना के ऑफिस पर बुलडोजर चलाने से पहले कोरोना से निपटने में इतनी तेजी दिखाती, और महाराष्ट्र कोरोना संक्रमण के मामलों में नंबर 1 पर नहीं होता।
न महाराष्ट्र में कोरोना के केस 10 लाख के करीब पहुंचने वाले होते, न मुंबई में कोरोना के करीब 2.5 लाख मरीज घर पर या अस्पतालों में पड़े हुए होते। जो अपनी महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसने उतना ही ध्यान कोरोना के ऊपर देना चाहिए जितना ध्यान वो कंगना रनावत के घर तोड़ने में लगा। कोरोना तो उनसे रुक नहीं रहा है और शायद मुश्किल भी है, तो फिलहाल तो वो कंगना के पीछे पड़े हुए हैं। कोरोना से पूरा प्रदेश लड़ रहा है, तो महाराष्ट्र सरकार को चाहिए कि पहले कोरोना से लोगों को बचा, बाद में लोगों के अवैध जो भी कंस्ट्रक्शन है उनको तोड़ना चालू करें। बाला साहब ठाकरे ने दिलजीत की इज्जत बनाई थी, ये लोग डरा के कोशिश कर रहे हैं इज्जत गिराने की, बना बनाया सब बिगाड़ने की। जरा सोचिए, महाराष्ट्र सरकार की प्राथमिकता अगर कोरोना होता तो रिया चक्रवर्ती के लिए मीडिया कवरेज की ऐसी तस्वीरें नहीं दिखाई देती। इस तरह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए रिया चक्रवर्ती पर हो रही मीडिया कवरेज को रोका जाता और प्रशासन इस तरह मीडिया की भीड़ को इकट्ठा भी नहीं होने देता। महाराष्ट्र सरकार बार बार कहती है कि कोरोना का मुद्दा उनके लिए बेहद जरूरी है, कंगना रनावत गौण है। लेकिन हालात क्या है कि जिस तरीके से कंगना रनावत के ऑफिस को तोड़ा गया, यहाँ सुरक्षा के इंतजामात बढ़ा दिए गए। तस्वीरों में साफ दिख रहे हैं कि आखिर पुलिस के कैसे जवानों को यहाँ लगाया गया है और यहाँ सुरक्षा के इंतजामात किस तरीके से कर दिए गए हैं। यहीं अगर देखा जाए तो कंगना रनावत के ऑफिस के आसपास के इलाकों में पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट है वो बेहद ही ज़्यादा है। यानी कोरोना से अगर निपटना है सरकार को, वहाँ उसमें डिप्लॉयमेंट के बजाय बीएमसी के कर्मचारियों की और सुरक्षा कर्मचारियों की यहाँ डिप्लॉयमेंट ज़्यादा है। मुंबई, महाराष्ट्र और देश को ये समझना होगा कि हमारी प्राथमिकता क्या है, और प्राथमिकता समझने के लिए दुनिया में कोरोना की ये भयानक पिक्चर आपको बार बार देखनी चाहिए। देश हित में भगवान से मनाएं कि कोरोना की ये भयानक पिक्चर भारत में रिलीज ना हो। राजीव रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सोचिए जरा, हर देश ये चाहता है कि वो नए नए कीर्तिमान बनाए, पुराने रिकॉर्ड्स को ध्वस्त करे, लेकिन भारत जो रिकॉर्ड तोड़ने की ओर बढ़ रहा है उसके लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए। मैं आपसे अपील कर रही हूँ, आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि ये रिकॉर्ड हिंदुस्तान कभी ना बने। दरअसल भारत विश्व में अमेरिका के बाद कोरोना के केसेस में नंबर 2 पर है। भारत में कोरोना के अब तक, जैसा कि आपको थोड़ी देर पहले बताया भी, 44,65,000 मरीज हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों की ही बात करूं तो कोरोना के 95,000 केसेस आए हैं। यानी अंदेशा है कि अब हर रोज कोरोना से 1 लाख लोग संक्रमित हो सकते हैं। चिंता बढ़ाने वाली बात है। भारत में कोरोना से अब तक 75,000 लोगों की जान जा चुकी है। इस आंकड़े को ध्यान से देखिए। 6 सितंबर की बात की जाए तो पूरी दुनिया में कोरोना के जितने मामले सामने आए उनमें 40% सिर्फ भारत से। अब देश में बहुत से लोग ऐसे भी हैं, और आप भी ऐसे लोगों को जानते होंगे, जिन्हें एक बार कोरोना संक्रमण हो चुका है। वो ये सोचते हैं कि उन्हें कभी दोबारा कोरोना संक्रमण नहीं हो सकता। तो हमारी अगली खबर इसी सोच और कोरोना के प्रति लापरवाही से जुड़ी हुई है। ऐसे लोगों और ऐसी सोच रखने वालों को इस खबर को बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि भारत में कोरोना से ठीक हुए लोगों की संख्या बढ़ी है। जी हाँ, 34,71,000 लोग इससे ठीक हुए। एक सर्वेक्षण में दरअसल ये खुलासा हुआ कि कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके करीब 40% मरीजों की एंटीबॉडी कुछ वक्त में खत्म हो गई। ये सर्वे किया गया अहमदाबाद की एक सरकारी संस्था द्वारा। इस सर्वेक्षण में 1800 ऐसे लोगों का परीक्षण किया गया जो कोरोना संक्रमित हो चुके थे, और उनकी जांच के बाद ये पता चला कि 1800 लोगों में 40% लोगों की एंटीबॉडी खत्म हो चुकी है। सोचिए जरा, 1800 में से 40% की एंटीबॉडी खत्म हो चुकी है, और डॉक्टर्स भी मानते हैं कि शरीर में एंटीबॉडी की मौजूदगी कोरोना वायरस से सुरक्षा की गारंटी नहीं है। एक और अहम बात जो आपके लिए समझना बहुत जरूरी कि कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को बचाव की जरूरत इस लिहाज से भी है क्योंकि किसी भी व्यक्ति के अंदर मौजूद 90% एंटीबॉडी 30 दिन में खत्म हो जाते हैं। पहले से शरीर कमजोर होने की वजह से ऐसे लोगों में दोबारा कोरोना संक्रमण की आशंका ज्यादा होती है, और इसीलिए दुनिया के 195 देशों की तरह आप भी कोरोना वैक्सीन का ही इंतजार कीजिए। दुनिया में कोरोना वैक्सीन बनाने की रेस में काफी आगे चल रही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन एस्ट्राजेनेका के ट्रायल को रोक दिया गया है।
भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी इस वैक्सीन का परीक्षण कर रही थी। ऐसे में भारत के अंदर भी ये ट्रायल रोक दिया गया। कोरोना वायरस के खौफ में जी रही दुनिया और भारत को ये खबर थोड़ा परेशान कर सकती है, लेकिन आपको इस खबर से घबराने की जरूरत नहीं। पहले हम आपको ये समझाते हैं कि इस वैक्सीन का ट्रायल क्यों रोका गया और इससे भारत पर क्या असर पड़ सकता है। एस्ट्राजेनेका के परीक्षण का ब्रिटेन और भारत में दूसरा और तीसरा चरण एक साथ चल रहा है। ब्राजील, साउथ अफ्रीका और अमेरिका के 60 शहरों में इसका तीसरा चरण चल रहा है। इस बीच यूनाइटेड किंगडम में एक मरीज में साइड इफेक्ट सामने आने के बाद तीसरे चरण के परीक्षण को कंपनी ने रोक दिया है। अब मेडिकल बोर्ड तय करेगा कि मरीज को बीमारी वैक्सीन से हुई या किसी और वजह से। फिलहाल इस खबर के बाद भारत में भी इस वैक्सीन के परीक्षण को रोक दिया गया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट को नोटिस जारी करके पूछा था कि जब कंपनी ने विदेशों में साइड इफेक्ट पाए जाने पर ट्रायल को रोका तो भारत में इसका ट्रायल क्यों नहीं रोका गया। भारत में 17 जगहों में 1600 लोगों पर इसका ट्रायल चल रहा था, जिसे बुधवार को रोकने का फैसला किया गया। तो देखिए, बहुत ही चिंता बढ़ाने वाले, डराने वाले ये आंकड़े हैं, लेकिन कहते हैं कभी कभी बुराई में भी अच्छाई छिपी होती है और यही बात महामारी कोरोना पर भी लागू होती है। आपको बता दें, एक तरफ कोरोना ये महामारी भारत और पूरी दुनिया के लिए श्राप बनकर आई, तो वहीं दूसरी तरफ ये वायरस हिमालय के लिए वरदान साबित हुआ है। कोरोना की बीमारी ने हिमालय की बिगड़ी हुई सेहत को सुधार दिया है और अब जो ग्लोबल वार्मिंग की शिकायत आ रही थी, जो एनवायरनमेंट से जुड़े मुद्दे थे, पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा था, अब उस पर ब्रेक लग गया है। क्या आप विश्वास करेंगे कि हिमालय की यह अद्भुत सुंदरता और सेहत सुधारने वाली वही महामारी है जिसने दुनिया की सेहत बिगाड़ी हुई है। जो कोरोना दुनिया में संक्रमण फैला रहा है, वही हिमालय के लिए संजीवनी का काम कर रहा है। गंगोत्री धाम में रहने वाले सन्यासियों का कहना है कि बीते 40 साल में उन्होंने इतना बड़ा बदलाव नहीं देखा। गर्मियों में ग्लेशियर पिघलने की घटना नहीं दिखाई दी। इस साल हिमालय के क्षेत्र में भारी बारिश की कोई घटना नहीं हुई। हिमालय में लुप्त होने के कगार पर वनस्पतियां वापस भर गई। बारिश भी बहुत कम है, मौसम इतना सुंदर यहाँ का बना हुआ है, वातावरण जो है बिल्कुल स्वच्छ है। जो है समाज के लिए और साधुओं के लिए खास तौर से बहुत अच्छा समय आया है। उसको भजन करने का समय लगा है, शांत वातावरण है, इससे अच्छा वातावरण कभी नहीं मिलेगा। मार्च से भारत में लॉकडाउन शुरू हुआ, जिसके बाद गर्मियों में पर्यटन के लिए आने वाले लाखों लोग हिमालय नहीं आ पाए। हर साल होने वाली 4 धाम यात्रा के लिए 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु भी हिमालय की ओर नहीं बढ़ पाए। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पर्यटकों की आवाजाही ठप हो गई। गंगोत्री नेशनल पार्क, नंदा देवी, गोविंद पशु विहार, औली समेत तमाम जगहों पर लोग नहीं पहुंच पाए। आज की स्थिति में इतना बदलाव हो रखा है कि पूरे रोड पे, यहाँ से लेकर चाहे आप गौमुख तक रखें, आप पूरा एकदम हरियाली है, बहुत सुंदर है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि कोरोना की वजह से हिमालय में अभूतपूर्व बदलाव हुए, जो प्रकृति के लिए बेहद शुभ संकेत है। इस वर्ष जब से कोरोना काल शुरू हुआ है और खास करके हम हिमालय की बात करें तो हिमालय में जो आने वाला ह्यूज, जिसको हम मानव हस्तक्षेप था, वो जो है कम हुआ है और उसके कारण जो है कि जो हमारी पर्वत श्रृंखला है वहाँ से जो है कि बर्फ का पिघलना मान लो या बारिश का होना मान लो या नदियों का बढ़ना मान लो, ये जो है कि काफी नियंत्रित रूप में जो है कि हुई है। लॉकडाउन की वजह से हिमालय में पर्यावरण में भी सुधार आया, प्रदूषण भी निचले स्तर पर आ गया और पर्यटकों की वजह से हिमालय पर जो गंदगी फैलती थी, इस बार हिमालय उससे भी बच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कहते भी हैं कि कुदरत खुद को सुधारने का, खुद की सेहत सुधारने के तरीके ढूंढ ही लेती है और कोरोना इंसान की मुश्किलें बढ़ा रहा है, लेकिन कुदरत को उसने जाहिर तौर पर बेहतर किया है। देशित में मेरा सवाल आपसे ये कि आज तारीख क्या है? तो तारीख आप कहेंगे 10 सितंबर, लेकिन आप जानना चाहेंगे आज का दिन क्यों खास है और ये सवाल मैंने आपसे क्यों पूछा। तो आज है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। जी हाँ, आज के दिन आत्महत्या रोकथाम दिवस लोगों को खुदकुशी के मुद्दे पर अवेयरनेस, जागरूक करने और उन्हें खुदकुशी के लिए रोकने के मकसद से मनाया जाता है। और यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं, हिंदुस्तान में अगर आत्महत्या के आंकड़ों की बात की जाए तो 2019 में 1,39,000 लोगों ने खुदकुशी की। तुम किस कलर के हो?
सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की या उन्हें खुदकुशी के लिए मजबूर किया गया। लेकिन अभी मेन गेम तो यही था, टीम अप वाला। सुशांत का विश्वास खुद जिंदगी से टूटा या फिर उनके साथ जिंदगी का सबसे बड़ा विश्वासघात हुआ? लेकिन अगर सुशांत ने वाकई डिप्रेशन में आकर खुदकुशी की तो उन्हें बचाया जा सकता था, उनमें आत्महत्या के विचार को पहचाना जा सकता था। ये बात आपको आत्महत्या रोकथाम दिवस पर जाननी बहुत जरूरी है। ध्यान रखिए, आत्महत्या का पहला लक्षण है कि व्यक्ति जीवन के प्रति गहरी निराशा जताता है। आत्महत्या का दूसरा लक्षण है व्यक्ति बहुत ज्यादा या कम सोता है। आत्महत्या का तीसरा लक्षण है व्यक्ति अपनी कीमती चीजें दूसरों को देने लगता है। आत्महत्या का चौथा लक्षण है व्यक्ति ज्यादा शराब या ड्रग्स का सेवन करने लगता है। आत्महत्या का पांचवा लक्षण है व्यक्ति आत्महत्या से जुड़ी बातें पढ़ता है। आत्महत्या का छठा लक्षण है व्यक्ति का मूड बेहद तेजी से बदलता है। आत्महत्या का सातवां लक्षण है व्यक्ति लोगों से दूरियां बनाने लगता है और घर में बंद हो जाता है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि दुनिया में बेहद तेजी से आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है। हर साल लगभग 8 लाख लोग दुनिया में आत्महत्या कर रहे हैं और आत्महत्या करने वालों में युवा वर्ग के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। भारत में 2017 में 1,29,887 लोगों ने आत्महत्या की। 2018 में 1,34,516 लोगों ने आत्महत्या की और 2019 में 1,39,123 लोगों ने आत्महत्या की। आत्महत्या करने वाले लोगों में सबसे बड़ी तादाद उन लोगों की है जो पारिवारिक समस्या में फंसे हों, इसके बाद बीमारी, ड्रग्स, कंगाली, प्रेम संबंध और करियर को लेकर डिप्रेशन है। इसीलिए आप भी अपने आसपास के लोगों में आत्महत्या के लक्षण पहचानें और अगर सुशांत ने आत्महत्या की तो अपने करीबियों को उनकी तरह कदम उठाने से बचाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये कान भी दिखाओ। जरा खुद ही सोचिए, आत्महत्या कैसे किसी भी समस्या का समाधान हो सकती है। आप अपने जज्बे, आप अपनी मेहनत और आप अपने हौसले से किसी भी चुनौती को, किसी भी मुश्किल को हरा सकते हैं। अब आपको श्री राम मंदिर निर्माण से जुड़ी एक चिंता बढ़ाने वाली खबर हम बता रहे हैं। आपको ये बता दें कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए लगातार दुनिया भर से करोड़ों लोग दान दे रहे हैं, लेकिन अब उसी दान में लूट शुरू हो चुकी है। आपको ये बता दें कि नकली चेक के जरिए ट्रस्ट के बैंक अकाउंट से अब तक 6 लाख रुपए निकाले जा चुके हैं। जय श्री राम। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण की शुरुआत के बाद ये करोड़ों राम भक्तों से लूट की सबसे बड़ी साजिश है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए देश दुनिया से करोड़ों लोग दान दे रहे हैं और उसी दान में लूट शुरू हो चुकी है। इस प्रकार 3 चेक कटे, खोजबीन हुई कहाँ के हैं, वो बात भी ध्यान में आ गई और तब हमने पुलिस रिपोर्ट लिखा दी कल। अब पुलिस कार्रवाई करेगी। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के खिलाफ ये साजिश हुई लखनऊ में। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक लखनऊ के एक बैंक से नकली चेक के जरिए 6 लाख रुपए निकाले गए। ये चोरी 2 बार हुई। सितंबर को नकली चेक से 2.5 लाख और 3 सितंबर को 3.5 लाख रुपए निकाले गए। तीसरी बार बैंक से नकली चेक के सहारे 9,86,000 निकालने की कोशिश हुई। इसके बाद वेरिफिकेशन के लिए बैंक ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को फोन किया। तब राम भक्तों के दान में चोरी का खुलासा हुआ। बैंक अपनी व्यवस्थाओं से पता करेगा व्यक्ति कौन है, किस शहर का है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। पुलिस काम करेगी, बैंक अपने सिस्टम से काम करेगा। श्री राम भक्तों के दान में चोरी की जांच के लिए यूपी पुलिस की साइबर सेल टीम इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी है कि बैंक से कैसे आसानी से फर्जी चेक से पैसे निकाले गए और क्या बैंक का कर्मचारी ही चोरी की इस घटना में शामिल है। इससे पहले कई शहरों में श्री राम मंदिर निर्माण के नाम पर फर्जी ढंग से लोगों से पैसा लिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पहले राम पर सियासत होती आई, अब राम के खाते से ही चोरी की कोशिश। 3 दिन बाद 14 सितंबर से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। कोरोना काल में सत्र में
कई बदलाव सत्र के लिए किए गए हैं। संक्रमण का टाइम है, तो ऐसे में संक्रमण से बचाव के लिए सांसदों की सीट की चारों तरफ शीशे का घेरा होगा। जी हाँ, इसे ऐसे समझिए कि अब सदन के भीतर सांसदों के बीच एक शीशे की दीवार रहेगी। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही ओर से सांसद सिर्फ एक दूसरे को देख ही सकेंगे, लेकिन उनके बीच की दूरी 2 गज से ज्यादा होगी। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सांसदों के लिए बैठने के लिए ये नए तरीके से व्यवस्था की गई है। पहली बार लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक संसद का सत्र चलेगा। तो चलिए, पहले विचारधारा की दीवार होती थी, अब एक शीशे की भी दीवार होगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.